इंडिया और चाइना एक दफ़ा फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जंग की वजह जो है एक बार फिर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के दरमियान। मई में शदीद लड़ाई होने की वजह से जो सोल्जर्स में हाथापाई हुई है वो उसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। उन सोल्जर्स की हाथापाई की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक दफ़ा फिर बढ़ गई है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको नौज़र पता लग जाएगा कैसे ये जो हैंड फिस्ट फाइट scuffle it happened between both the countries individuals. Later on, both the countries are keeping no comment. Nobody is talking about it in the public. India is speaking an outcry, especially publicly. They are saying Chinese are going in and incursion in Indian areas. Afterwards, उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन the most important thing is that no ministry, Chinese foreign ministry as well as Indian foreign ministry, they have mentioned about it. लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये जो मामला है ये फिर चलने वाला है। इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जो हिस्टोरिकल मामलात हुए हैं, हिस्टोरिकली व्हाट हैव हैपेंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, I would be highlighting some of the conflicts because skirmishes तो already have happened. इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन बातों का थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ेगा। लिहाजा जब हम देखते हैं तो शुरू में जब इंडिया 1947, चाइना 1949 में वजूद में आया, लिबर्टी एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। अगर आपको चाइना की तारीख भी पता हो तो chiang kai shek वेंट टू फॉर्मोसा, जिसे आज ताइवान कहते हैं। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज ने माओ, चेयरमैन माओ जेडुंग के अंडर उसकी बुनियाद रखी। एनीवेज, उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाइना और इंडिया के रिलेशंस बड़े अच्छे रहे शुरू में। दे वर काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई वुड से। दे वर चीनी हिंदी भाई भाई, दे वर काइंड ऑफ ब्रदर्स विद ईच अदर। लेकिन उसके बाद उस दोस्ती को, उस भाईचारे को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया और उसमें 5 प्रिंसिपल पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, जिसे कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट, ये बड़ा मशहूर है। अ, वो जब साइन किया गया तो म्यूचुअल जो उसमें बेसिकली था वो को एग्जिस्टेंस के लिए था। मैं अच्छा देख बताता चलूँ, पहला जो था, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करेगा, सोवरेनिटी वगैरह की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। जो सेकंड था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे कब्जा या हमला नहीं करेंगे। तीसरा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं होगी। और उसके बाद जो था इक्वल, आई मीन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, कि दोनों ममालिक एक दूसरे को बराबरी की बुनियादों पे कंसिडर करेंगे। और लास्ट था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसके लिए मैंने शुरू में बताया कि ये एग्रीमेंट साइन किया गया, यानी कि अमन के साथ रहना है, बाहमी। लिहाजा ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेंडली मूड में चेयरमैन माओ और जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी स्पेशली प्रमोट किया था स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है, इन द वेरी बिगिनिंग द रिलेशंस वर प्रीटी गुड, प्रीटी फ्रेंडली, इवन ब्रदरली रिलेशंस। लेकिन बाद में क्या ऐसा हुआ जो इनके रिलेशंस के साथ प्रॉब्लम होगी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए चंद एक वजूहात हुई। जो तिब्बत का इलाका है, तिब्बत के इलाके में जो मंक्स रहते हैं, मंक्स, उन मंक्स का जो रूहानी पेशवा है दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा के बारे में कहा जाता है, दलाई लामा एक क्या कहूँगा मैं, पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो ऐसे कि मैं कहूँगा जैसे पोप है इस वक्त, जो करंट पोप है वो पूरी पोप की एक सीरीज चली आ रही है, कोई नया पोप बन जाता है, पोप जॉन पॉल, पोप बेनेडिक्ट एंड सो ऑन कंटिन्यूस। इसी तरह जो करंट दलाई लामा है, 14th दलाई लामा, इन्हीं की वजह से स्पेशली जो मामला हुआ कि इंडिया ने इन्हें अपने मुल्क में असाइलम दे दी वहाँ से, इंडिया चाइना से। लेकिन वहाँ क्या हुआ असल में, जो था तिब्बतियन जो एक प्लेटो है उसमें जो मंक्स रहते हैं, उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट था कि वहाँ दलाई लामा जो हैं स्पिरिचुअल लीडर रहेंगे और वहाँ के जो इंटरनल मामलात हैं वो सारे अ, वही अ, वो उसमें आज़ाद होंगे। लिहाजा चाइनीज़ को जब ये डर लगा कि इंडिया वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरफेरेंस की करने की वजह से इंडिया वहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे अपराइजिंग है कोई, जिसे हम कहते हैं रिबेलियन, वहाँ पे एक रेबल ग्रुप
मंक्स का उसने रेजिस्टेंस की चाइनीज़ की अथॉरिटीज़ को। उसके बाद चाइनीज़ ने वहाँ पे अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल करनी शुरू की, जिसमें हज़ारों, कहा जाता है हज़ारों मंक्स मारे गए। लेकिन उसमें ये भी था कि वो चाहते थे कि दलाई लामा को किडनैप कर लिया जाए, लेकिन उसमें इंडिया ने दलाई लामा को वहाँ से भगवा के सेफ पैसेज दे के इंडिया में जब पनाह दे दी। इट रियली enraged Chinese leadership. It enraged Mao. What has happened? ऐसा नहीं होना चाहिए. We are brotherly countries, and what has happened? Why is India doing it? It is a total violation of the agreement we already have signed. जिसमें वाज़े लिखा है कि हम म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस नहीं, इधर इंटरनल अफेयर्स। चाइनीज़ ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, इसमें अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई भी मुदाखलत की तो हम इंडिया को स्पेयर नहीं करेंगे। एनीवेज, अच्छा, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे लोगों को इंडिया का बॉर्डर का ही नहीं पता कि बॉर्डर कौन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना के दरमियान, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ये मैप मैंने इसलिए लगाया, ये मैप के लिए मैं एक आपको डिस्क्लेमर भी देता चलूँ, ये मैंने इंडिया के जो सोर्स हैं उसे लिया। अगर आप देख सकें तो इसमें लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। असल में यह है कश्मीर जो हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर। और ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया। एडमिनिस्ट्रेट का लफ्ज़ इसलिए उन्होंने यूज़ किया कि इंडिया के अंडर है, वो पाकिस्तान के अंडर। नॉर्मली हम इसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं इस एरिया को, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एक्साई चिन का इलाका, ये जो अगर मैं कहूँगा वेस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड है। और ये जो सेंट्रल जो है, ये यहाँ पे डिस्प्यूट है और यहाँ पे तीन जगहों पे। अभी एक्साई चिन का जो इलाका है, इसमें आप देखें एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, यानी कि इस पे इंडिया चाइना का कंट्रोल है। इंडिया कहता है नहीं, इस पे ये हमारा इलाका है। उसके बाद जो ये मिडल में आ जाते हैं, ये इसका जो बॉर्डर है वो भी उत्तराखंड है। और दूसरा ये, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मेन चीज़ जो मकमोहन लाइन है, अगले स्लाइड में आपको उसका भी बता देते हैं। मकमोहन लाइन जो है वो स्पेशली चाइना और इंडिया को जो डिवाइड करती है। अब इसमें जो ये इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही जाती है कि इस पे चाइना क्लेम करता है, लेकिन इस पे जो है इंडिया का कब्ज़ा है, इंडिया इसके अंडर है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ बताता चलूँ, डोकलाम एक स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। उसका जो लोग समझते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान हुआ था, उसका ये इलाका है। इस इलाके में जहाँ पे भूटान, चाइना और इंडिया तीनों एक दूसरे का बॉर्डर शेयर करते हैं, और वहाँ पे ये मसला बना था। चलें, आप कॉन्फ्लिक्ट को बताने के लिए, वेस्टर्न बॉर्डर में मैंने बताया एक्साइटन का लाता है, सेंट्रल पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे, दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे मामलात हैं। और ईस्टर्न सेक्टर पे अरुणाचल प्रदेश, ये वाला इलाका है। अच्छा, जो मकमोहन लाइन है, ये वो बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के दरमियान डिमार्केटेड बॉर्डर है। डोकलाम का जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर अगली स्लाइड में बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1962 के जो कॉन्फ्लिक्ट की, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की। और असल में जो कहा जाता है कि इंडिया ये जंग हार गया था। इंडिया लॉस्ट दिस वॉर। इंडिया लॉस्ट दिस वॉर बिकॉज इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग दिस वॉर, because relations were quite amicable at the time, and Indian thought China will not be invading. और जब मामला बिगड़े, मैंने पहले बताया, तो चाइना इन्वेडेड, इंडिया वाज नॉट रेडी। सो दिस डिस्प्रपोर्शन इन सोल्जर्स, डिस्प्रपोर्शन इन यूज ऑफ फोर्स, दैट लेड टू डिफीट टू इंडिया। जैसे कि मैं ऊपर लिखा है कि 80,000 के करीब जो चाइनीज सोल्जर्स और 20,000 के करीब इंडियन सोल्जर्स आपस में लड़े, एंड द रिजल्ट वाज इंडिया फेस्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट फ्रॉम चाइनीज। अच्छा, उसमें जो अहम चीज़ कही जाती है कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसने लद्दाख के इलाके पे जो हमला किया, और उसके साथ मैकमोहन लाइन के क्रॉस हमला किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाली साइड पे किया। आज इसमें जो कहा जाता है कि चाइना जीता, इंडिया हारा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ऑफिशियल मिलिट्री हिस्ट्री, द वॉर अचीव चाइनाज पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग बॉर्डर इन इट्स वेस्टर्न सेक्टर। ज़ाहिर बात है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को ह्यूमिलेटिंग डिफीट देगा, उसके बाद जो दूसरा लूज़र कंट्री है, दे विल नॉट बी डेयरिंग अगेन टू फाइट विद इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके चंद ही सालों बाद, जैसे सिक्किम स्कर्मशेस कहते हैं 1967 में, इन दो skirmishes the United States in 1967 shared this Indian concern that China has its desire to dominate Asia.
यही तो प्रॉब्लम था कोल्ड वॉर टाइम्स में। अमेरिका समझता था कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना एशिया में डोमिनेट कर जाएगा। लिहाजा सिक्किम में क्लैशेस जो है थे वो जब इरप्ट हुए, अमेरिका उस वक्त वियतनाम वॉर में फंसा हुआ था। लेकिन वियतनाम वॉर में फंसे होने के बावजूद अमेरिका ने कहा कि वो चाइना चाइना के खिलाफ इंडिया को मदद दें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, चाइना में इटसेल्फ कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से चाइना जो था वो टोटली एंगेज था चाइना के अंदर। लिहाजा इन skirmishes के अंदर चाइना ने कोशिश की थी कि इसे आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करे इस टेंशन को और ये skirmishes खत्म कर देंगे। चाइना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेन लैंड चाइना थी कि वहाँ पे कोई इशू ना खड़ा हो। लिहाजा इसी वजह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को चाइना का काउंटर वेट कंसिडर किया और उसकी वजह से they started supporting India with military supplies and lots of strategic equipment. लिहाजा ये इसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस कहें या कुछ भी कहें। इन दी एट द बॉटम आई हैव गिवन द सोर्स कहाँ से ये मैंने आई गॉट इट। तो यू फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन एक्सेस दिस ब्रुकलिन ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट उसकी वेबसाइट पे। अच्छा, समदोरंग चू वैली का skirmishes 1987 में हुई। अब ये जो 1987 का टाइम था, ये भी बड़ा क्रूशल टाइम था। इसमें जो चाइना में लीडर थे वो डेंग शाओपिंग थे। डेंग शाओपिंग वो लीडर है जिसने चाइना को एक इनवर्ड चाइना से आउटवर्ड चाइना बनाया। अगर आपको याद हो, आज का चाइना 1987 के चाइना से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि 1980 में, बल्कि 60 की दहाई में, मैं कहूँगा ये वही चाइना है जहाँ में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखे मर गए। भूखे ऐसे मर गए कि उनके पास तो खाने को खाना नहीं था, उनके पास अनाज नहीं था। दे हैड नथिंग। इट वाज अ पुअर चाइना। बट डेंग शॉपिंग ही केम टू पावर एंड ही सेड आई वुड बी रीएस्टैब्लिशिंग चाइना एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म सिस्टम इन चाइना। और वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी उसी की वजह से चाइना स्टार्टेड ओपनिंग अप फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। Other countries came, they started investing in China. Foreign direct investment came. It was a very big market. Chinese, they are really hardworking people. They started benefiting from this. Or China became a very powerful and eventually a rich country. उसमें वो बात की बात है, लेकिन डेंग शॉपिंग ने इंडिया को वार्न किया था कि वी विल टीच यू लेसन, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम आपको सबक सिखा देंगे उसके। और ये बेसिकली था यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कन्वे किया गया। एनीवेज, जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की विजिट थी चाइना में 1987 में, उसने भी बहुत सारी टेंशन्स को लोअर करने में मदद दी थी। अब जो बीजिंग और दिल्ली ने इस चीज़ को रीअफर्म किया कि हम दोबारा जंग नहीं करेंगे। दोबारा जंग नहीं करेंगे से मुराद ये है कि हम दोबारा इस तरह की सिचुएशन में नहीं आएंगे। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही जाती है कि जो समदुरंग टू वैली थी, इसमें इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन्होंने उस वक्त के उन्होंने कोशिश करके अपनी एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ किया। ख़ास तौर पे चाइनीज़ को इस तरह का फ़ियर था कि इस वक्त चाइना बड़े क्रूशल फेज़ से गुजरा। अगर चाइना फुल फ्लेज वॉर में दोबारा इंडिया के साथ जाता है तो चाइना वो जो रिफॉर्म सिस्टम है या जो एक प्रॉमिस्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडरशिप का एक प्रॉमिस था कि ही विल चेंज द फेट ऑफ चाइनीज़ पीपल, वो मटीरियलाइज नहीं हो सके। लिहाजा इसी वजह से चाइना ने इसको डी एस्केलेट किया। अच्छा, डोकलम स्टैंड ऑफ बहुत अरसे बाद जाके आप 87 के बाद देखें, अब तक आप देखें 2017 तक बड़ा काम एंड कूल रहा। अच्छा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना और इंडिया के दरमियान है, उस पे आप देखें तो डेकेड्स में, कई दहाइयों से कोई बुलेट भी फायर नहीं हुई। यानी कि इतने काम रिलेशंस रहे। इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये है कि चाइनीज़ ने कोई ऐसी जो क्लेम नहीं किया अपनी टेरिटोरियल जो उनके क्लेम्स थे इसमें इंडिया में। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ, 2017 में जो प्रॉब्लम हुआ वो चाइनीज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एक ट्राई जंक्शन पे, जो कि बेसिकली इट वाज अ भूटान पार्ट। भूटान sought India's assistance और सुषमा स्वराज, she said we should be sending out some military assistance to Bhutan to stop Chinese। लिहाजा इसी वजह से ये बहुत एग्रावेट सिचुएशन हुई, जिसकी वजह से कहा जाता था कि इंडिया और चाइना में दोबारा एक बार फिर जंग हो सकती है। लेकिन शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी in 2018-2019 they started meeting and they started diffusing tension, but they also reaffirmed that we should be advancing further instead of getting involved into conflict. लिहाजा the tension was dissolved. अच्छा, जो
इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अहम तरीन चीज़ अब मेंशन करता हूँ। अगर किसी ने चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है उसे ये ज़रूर पता होगा चाइनीज़ दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी। चाइनीज़ ने कहा हुआ है कि हमने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे 1 इंच का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसी वजह से कहा जाता है कि इस दुनिया में जो चाइना का बॉर्डर है वो 20 से ज़्यादा कंट्री के साथ है, लेकिन उसमें ज़्यादातर इसके टेरिटोरियल इश्यूज हैं। इंडिया के साथ भी है, इसके अलावा ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, बहुत और दीगर छोटे छोटे मामला हैं जो दीगर स्मॉल कंट्रीज़ के साथ हैं। लिहाजा कहने का मकसद यह है कि अब दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, नरेंद्र मोदी जब सेकेंड टाइम ही वॉज गोइंग टू बी elected, he said, I will be resolving Kashmir issue forever. For हमेशा हमेशा के लिए इसको हल कर दिया जाएगा। लिहाजा उसने जो एक नारा मारा अपनी इलेक्शन कैंपेन में, पाकिस्तान की लीडरशिप या चाइनीज़ ने भी ये समझा कि शायद ये एक रेटरिक है, इलेक्शन रेटरिक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी ताकत में सेकंड टाइम आया, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस परमानेंटली चेंज कर दिया। वो कैसे कर दिया? आप सबको पता है, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज कर दिया, उसे रिवोक कर दिया। अब आर्टिकल 370 क्या था कि कश्मीर को, लद्दाख को ऑटोनॉमी रहेगी। ऑटोनॉमी होती है खुद मुख्तारी रहेगी इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन दिल्ली कंट्रोल करेगा तीन चीज़ों को। फॉरेन अफेयर्स को दिल्ली कंट्रोल करेगा, कम्युनिकेशंस को करेगा और मिलिट्री को करेगा। लेकिन बाकी मामलात में जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं, सबसे बड़ी आज़ादी होती है कानून साजी, वो कश्मीर के अपने इख्तियार में होगी। वो अपनी कानून साजी खुद करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनका अपना फ्लैग होगा, इनके मामला जो इंटरनल मामला हैं उनको खुद देखेंगे, अदालत भी इनकी अपनी, हर चीज़ अपनी होगी। लिहाजा ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, आर्टिकल 35A है वो रेजिडेंसी के हवाले से है, लेकिन रेजिडेंसी का मतलब ये था कि कश्मीर में इंडिया से दीगर इलाकों से लोग आकर नहीं बस सकते थे, लैंड नहीं ले सकते थे। वहाँ पे कारोबारी मामलात में जो एक होती है ट्रांजैक्शंस करना, वहाँ पे सेटल हो जाना, वो नहीं हो सकते थे। नरेंद्र मोदी ने इसे भी चेंज कर दिया ताकि दूसरे इलाकों से लोग आकर कश्मीर में रहें, लद्दाख में रहें और वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको अपसेट कर दिया जाए। हाँ, एक चीज़ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें प्लेबिसिट, फेयर प्लेबिसिट का कहा गया है और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कहा गया है। अगर प्लेबिसिट भी हो जाती है इस डेमोग्राफी चेंज होने के बाद, अगर वहाँ कश्मीरियों को अकलियत में चेंज कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो लोग नए आके बसेंगे तो वो तो मामला ख़राब कर देंगे, जैसे इसराइल में हुआ। इसराइल में बहुत सारे जो यहूदी थे वो यूरोप से लाके बसा दिए गए और वहाँ पे वहाँ के अरब लोग थे, पैलेस्टाइनियंस थे, उनको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। लिहाजा ये वो मसला है। इसके बाद असल मसला शुरू होता है। पाकिस्तान ने अभी भी चलाई है, अगस्त 5 के बाद आज तक पाकिस्तान मीडिया कैंपेन चला रहा है, OIC में मामला चला रहा है। इमरान खान साहब ने जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तकरीर की। पाकिस्तान इज वेजिंग इट्स वॉर ऑन इन मीडिया इन एवरीवेयर। पाकिस्तान इज डूइंग immense struggle that Pakistan should be getting international community's attention on Kashmir issue, but nothing has happened. On the other side, Chinese, they are very practical, very pragmatic. Chinese ने क्या किया? Chinese, they sent their people in Ladakh, and in Ladakh, what happened? They have taken over the post that Indians were occupying. उन्होंने कहा परे हट जाएं, ये हमारा एरिया है। When they had taken the control, मैंने आपको in the very beginning I showed you the video, आपने इसमें देखा कैसे मुक्कों से, लातों से हो रही है, लड़ाई हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब चाइनीज ने वो जगह ले ली, चाइनीज आर ऑलमोस्ट सुपर पावर, Chinese are not willing to step back even a single inch. उसके बाद नरेंद्र मोदी, he was really upset. He said, "What should I do?" He started meeting with his chiefs, naval, air and जो बरी के सरबराह हैं उन्हें मिले। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिले, बिपिन रावत जो हैं चीफ डिफेंस ऑफ जो हैं स्टाफ, उनको मिले। एंड आफ्टरवर्ड्स ही स्टार्टेड डिस्कसिंग व्हाट शुड आई डू। दो अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया इज टेलिंग and different sources are telling, Narendra Modi is pretty upset. Chinese are not going to go back easily. They need to lobby a lot. They need American support. They need European support. They need to pressurize China. अब उसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी नीड्स फेस सेविंग एज वेल। उसे फेस सेविंग भी तो चाहिए ना, कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो चाइना इज फार पावरफुल देन इंडिया।
चाइना की मिलिट्री देख लें, इकोनॉमिक पावर देख लें, चाइनीज़ टैक्टिक्स देख लें, चाइनीज़ हिस्ट्री देख लें, हर चीज़ में चाइना इज़ फार पावरफुल। अब उसमें क्या हुआ कि बोथ साइड्स स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर्स आर नॉट कमेंटिंग अबाउट इट, खामोश हैं, कोई बात नहीं हो रही। अब जो मीडिया है वो शोर मचा रहा है, इंडिया का कह रहा है कि चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन चाइना ने कब्जा कहा कि चाइना ने तो क्लेम बैक किया इस चीज़ को। लिहाजा ये भी कहा जाता है कि चाइना के लिए इंडिया प्राइमरी थ्रेट नहीं था। इस इकदाम के बाद जो नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को पाकिस्तान के कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के साथ किया, पाकिस्तान को हर्ट किया, पाकिस्तानी कश्मीर को हर्ट किया और लद्दाख पे किया, चाइना हैज़ टेकन इट्स रिवेंज। लेकिन चाइनीज आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, चाइनीज आर गोइंग टू टेक ऑल द लैंड दैट दे हैव क्लेम ऑन इट। अच्छा, अब इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, चाइना एंड इंडिया ब्रॉल एट 14,000 फीट अलोंग द बॉर्डर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा अभी आज 1 जून की जो खबर है, इंडिया चाइना ब्रिंग इन हैवी वेपन्स टू बेसिस नियर ईस्टर्न लद्दाख। ये रिपोर्ट है एनडीटीवी इंडिया की। What I want to draw your attention towards, things are getting more complicated. Both sides are quiet. कोई उस पर कमेंट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि अब इस वक्त नरेंद्र मोदी ने फेस सेव करना है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि सेकंड माओ कहा जा रहा है, माओ जेदुंग को उन्हें माओ जेतुंग कहा जाता है और ये भी एक लाइफ टाइम के लिए वो इलेक्ट हो चुके हैं। ही कैन स्टे, अगर वो स्टेप डाउन करना चाहें तो करें, लेकिन ही इज गोइंग टू लीड चाइना टू अ न्यू चाइना, अ न्यू इरा। तो लिहाजा अब ये जो मामलात हैं किस करवट बैठेंगे, आई हैव सम थिंग टू शेयर विद यू। अच्छा, चाइनीज़ और इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी है, द आर्ट ऑफ वॉर, जो सुन तजू ने लिखी, उसके ऊपर है। द आर्ट ऑफ वॉर में सुन तजू ने जितने भी स्ट्रेटजम लिखे उस स्ट्रेटजी के ऊपर, उसका लुब्बे लुबाब यह है कि चाइनीज़ दे डोंट पिक अप फाइट अननेसेसरीली। If they pick a fight, they concluded. Chinese don't fight long wars. Chinese don't invest much in making alliances. अगर आपको पता हो, कहा जाता है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलो, आज तक चाइना ने कोई अलायंस नहीं बनाया। अलायंस इसलिए नहीं बनाया बिकॉज चाइनीज आर सो प्रैग्मेटिक, सो प्रैक्टिकल, दे डिड नॉट ट्रस्ट ऑन अलायंस फॉर्मेशन, अमेरिका ने जैसे किया है। ठीक है, चाइनीज दे बिलीव जो भी आपकी मदद करेगा वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो आपके बायोलैटरल रिलेशंस की वजह से। एनीवेज, ऑन द अदर साइड जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसमें कौटिल्य ने कहा है कि अमन जंग से बेहतर है। वो इसलिए कहा कि अमन में बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, जैसे खुशहाली है, दौलत है, सिक्योरिटी भी अचीव की जा सकती है। मकसद ये बताने का है कि जो अर्थशास्त्र के ऊपर इसकी पॉलिसी मुबनी है, उसके मुताबिक इंडिया वॉर करने के मूड में नहीं है, ना वॉर करेगा। इंडियंस ने जितनी जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं, या तारीख में देखा है आपने कि इंडिया के ऊपर कितने सेंट्रल एशिया से हुक्मरान काबिज हुए आके, उन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की। इंडियंस ने उन्हें रेजिस्टेंस नहीं दी बल्कि सबड्यू किया और क्या कि झुक गए। यही वजह है कि आज भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाहे अग्रेसिव पॉस्चर में हो, पाकिस्तान को थ्रेट करते हो, धमकाते हो, वो उनकी एक टैक्टिक होगी, वो उनकी एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन उनके अंदर ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ जंग करें, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये जो एनालिसिस है, दिस इज आई वांट टू गिव फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप ये देखेंगे दोनों की फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क कितना है। That is why I'm saying the Chinese, they are now in conflict. They will be achieving their objectives very efficiently, very quickly. अच्छा, एक और चीज़ भी कही जाती है, आई हैव शेयर्ड विद यू, इंडियन डिफेंस रिव्यू का ये सोर्स है। इसके बारे में कहा जाता है कि चाइना जो है इतना कंसर्न्ड है अपने टेरिटोरियल इश्यूज को लेके, जैसे मैंने शुरू में कहा, दे डोंट इवन कम्प्रोमाइज अ सिंगल इंच ऑन देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और कहा जाता है जो 5 इंसिडेंट्स जहाँ पे चाइना जंग कर सकता है, वो भी उन्होंने मेंशन किए। एक यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान, ताइवान के इशू पे करेगा। दूसरा जो स्प्रॉटले आइलैंड के ऊपर दोबारा से अपना क्लेम करेगा, सदर्न तिब्बत के ऊपर करेगा, त्यायू आइलैंड्स के ऊपर करेगा, स्प्रॉटले आइलैंड्स के ऊपर करेगा, आउटर मंगोलिया के ऊपर करेगा, और जो रशिया से जो इलाके लूज किए उसके ऊपर करेगा। लेकिन अब मेरा एनालिसिस ये है, चाइना ताइवान के ऊपर जो क्लेम है वो करेगा, स्प्रॉटले के ऊपर करेगा, तिब्बत के ऊपर करेगा, मंगोलिया के साथ शायद ना करे और रशिया के साथ ना करे, बाकी जो स्प्राट लेता है जो आइलैंड उनके ऊपर भी करेगा। तो यहाँ पे आज का जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और विद योर सपोर्ट, विद योर encouragement, we will continue sharing with your knowledge. Thank you very much for watching. Have a great time. Allah Hafiz.